ऐसे यहाँ से हम स्टार्ट करें इसमें कि अम, ये वाला पार्ट, ये वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो वो क्या उससे कहा हुआ है कैडमियम और कॉपर है, ठीक है, और वोल्टेजेस दी हुई हैं, ठीक है, इज गिवन यू द वोल्टेजेस कि किसकी क्या वोल्टेज है। अब करना ये है कि वोल्टेज हमें पता है सारों की, और हमें ये भी पता है कौन सा नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। तो उसे राइट द फोर, वो कह रहे राइट द फोर मेटल्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी एंड एक्सप्लेन हाउ यू यूज द डेटा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है इनमें? पहले बताओ कि रिएक्टिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है या पॉजिटिव वाला? जिस तरह अगर मैं मैग्नीशियम, अच्छा अगर मेरे पास मैग्नीशियम है और मेरे पास लेट्स से कॉपर है, और इन दोनों को ना मैं कनेक्ट करता हूँ वोल्ट मीटर के साथ, ठीक है, ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं वोल्ट मीटर के साथ। अलीना भाई बताओ कि इनमें से कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज में कौन ऊपर है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो है उसको उसकी ज्यादा टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो है वो आयंस बनना शुरू हो जाएगा, इट विल स्टार्ट लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स उस साइड पे, तो जो ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है। जो नेगेटिव वाला होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये बात क्लियर है? और वो इलेक्ट्रॉन सारे दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो उसका मतलब वो पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, उसकी तरफ वो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्लियर है? तो यहाँ पे जी सर। कैडमियम और कॉपर में कैडमियम ज्यादा रिएक्टिव है, टिन और कॉपर में टिन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक और कॉपर में जिंक ज्यादा रिएक्टिव है। तो इसका मतलब ये सारी रिएक्टिव है उससे, कॉपर से ना। तो सबसे बॉटम पे रिएक्टिविटी सीरीज में तो कॉपर ही होगा इन इस केस में। बाकी सारे इससे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, और जो जितना डिफरेंस ज्यादा होगा ना रिएक्टिविटी में उतनी वोल्टेज ज्यादा होगी। तो ओवर हियर इट्स 1.1 वोल्ट। इसका मतलब जिंक और कॉपर में ना रिएक्टिविटी में डिफरेंस बहुत ही ज्यादा है, और कैडमियम फिर सेकंड नंबर पे आएगा, क्योंकि उसका 0.74 वोल्ट है। और टिन और कॉपर के बीच में वोल्टेज डिफरेंस सबसे कम है। तो इसका मतलब है कि टिन और कॉपर में ना जो रिएक्टिविटी का डिफरेंस है ना वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर। तो इसकी 3 मार्क की एक्सप्लेनेशन के साथ हो गया, आप बताओगे कि भाई वो कैडमियम एंड टिन एंड जिंक आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स, तो हेंस दे आर मोर रिएक्टिव। पहले तो वो ऑर्डर लिख लेना, हेंस मोर रिएक्टिव देन कॉपर। फिर आपने कहा जिंक इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट हैज द हाईएस्ट वोल्टेज विद कॉपर, एंड सो ऑन। बल्कि इसका ना जाके देख भी लेते हैं कि इसका उसने आंसर लिखा किसने, लाइनें उसने सिर्फ 3 दी हुई है, मांगा वो उसने बहुत कुछ है। तो ये कौन सा था, 220, पेज 233 ना, तो हम 260 पे शायद मार्क स्कीम होगी इसकी। खाली उसका जो आंसर है ना वो फ्रेज किस तरह किया हुआ है। टू, हाँ चलो मार्किंग स्कीम आ गई है। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर, इससे पिछला क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। जस्ट टू सी के क्वेश्चन नंबर 3 पे तो थे हम 4। तो पहला तो वो ऑर्डर था, वो हमने वही किया हुआ है। हमने क्या ऑर्डर लिखा हुआ था कि हमने हाईएस्ट जिंक रखा हुआ था, कैडमियम हमने कौन सा रखा था? वही रखा हुआ है, जिंक कैडमियम टिन और कॉपर, ठीक है, वही ऑर्डर है। तो हायर एक्टिविटी मेटल था नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो 1 मार्क उसका मिल गया, ठीक है। और वो वोल्टेज का ही उसने कहा हुआ था, तो हमने वो वोल्टेज वाली बात की है। लेकिन अब इतनी ज्यादा चीजें जो है वो 3 लाइनों में किस तरह लिख सकते हैं, ये उसका मसला है। तो मेरे ख्याल से अब वो मार्किंग स्कीम में भी उसने, तो एक तो वो ऑर्डर हो गया,
वोल्टेज की बात लिखनी थी, इधर बस हम लिख देते हैं सो ऑन। ठीक है, इज दिस क्लियर? यस सर। वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखने का भी 1 मार्क मिल गया, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं कि there are three products of the electrolysis of concentrated NaCl. Hydrogen is one of them. Write an equation for the electrode reactions which forms hydrogen. तो वो कह रहा है कि वो बताओ, ये किसका था? कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस पूरा कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड NaCl में क्या होता है कि दो इलेक्ट्रोड्स हैं। NaCl में यू आर गोइंग टू हैव Na+1 आयंस, Cl-1 आयंस, H+1 और OH-1, ठीक है। बैटरी इलेक्ट्रॉन्स भेजती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स वापस लेती है। जो लेस रिएक्टिव होगा इस केस में कौन है? इधर इस साइड पे तो H है, ठीक है। H रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे है, तो वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ऊपर से वो डायटोमिक है, तो डायटोमिक है तो वो डबल करना पड़ेगा। दो H होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, दिल फॉर्म 2H एटम्स एंड दे विल फॉर्म H2 गैस, ठीक है। तो बबल्स ऑफ H2 गैस बनेंगे। उसे क्या राइट इन इक्वेशन, तो वो तो हमने लिख दी है, ठीक है, ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ये दूसरी साइड पे कौन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स? तो दूसरी साइड का रूल था कि हमेशा OH आयन होता है, एक्सेप्ट अगर Cl-1 या Br-1 या हैलाइड कॉन्सेंट्रेटेड हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ही है, तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना वो Cl आयंस होंगे। वो भी डायटोमिक है, तो दो Cl आयंस होंगे, वो मिल के ना दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करेंगे और दो Cl के एटम्स बनेंगे जो जुड़ के ना दिल फॉर्म Cl2 गैस, ग्रीनिश येलो गैस बनेगी यहाँ पे। ठीक है, ये एक्वस आयंस है और आगे जाके गैस बन रही है। अच्छा, दोनों साइड्स पे गैस बनेगी, तो H चला जाएगा और Cl चला जाएगा। सोल्यूशन में क्या पीछे रह जाएगा? वो NaCl था, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा? इट्स गोइंग टू टर्न इनटू इनटू NaOH। ठीक है, क्लियर है? तो यस सर। एक प्रोडक्ट हो गया क्लोरीन। हाइड्रोजन तो वो पहली नेम दी अदर टू प्रोडक्ट्स, तो एक प्रोडक्ट NaOH हो गया, ठीक है। तो अब Cl क्लोरीन कहाँ पे यूज होता है? क्लोरीन यूज होता है ये स्विमिंग पूल्स वगैरह के अंदर ना, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, ठीक है। वहां पे यूज होता है क्लोरीन। तो इट्स यूज टू किल, डिसइंफेक्टेंट होता है। और NaOH कहाँ पे यूज? NaOH के काफी यूजेस हैं। सबसे ज्यादा प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में यूज होता है। वो आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो और होता है बॉक्साइड, उसको डिसॉल्व करते हो NaOH में। और भी बड़ी जगहों पे यूज होता है, मतलब सॉल्ट्स बनाने के लिए नॉर्मली वही यूज हो रहा होता है। तो अच्छा, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, वो हो गया। NaOH वही एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड, ठीक है। अ, और क्या क्या है वहाँ? सोप्स बनते हैं उससे, ब्लीच भी बनता है। चल, लेकिन सबसे मेन जो हमने पढ़ा हुआ ना वो है कि बॉक्साइड की ना, प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, पूरा मेरे ख्याल से मार्क्स मिल जाना चाहिए इस पे। टू प्रोड्यूस एल्यूमिना, ठीक है, क्लियर है? यस सर। अच्छा, उससे अगला वाला ये फिर से उसी तरह का क्वेश्चन आ गया कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा उसको इलेक्ट्रॉन्स लूज करने का ज्यादा शौक है, ठीक है। जो अनरिएक्टिव होगा ना, उसको उल्टा इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक होता है। वो मतलब कॉपर बनना चाहता है, वो कॉपर आयंस नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो ये डिफरेंस याद रखना कि जो जितना रिएक्टिव मेटल होगा वो उतना आयंस बनाना चाहता है। मैग्नीशियम जो है ना, वो मैग्नीशियम आयंस बनाना चाहता है। इट वांट्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट लाइक्स टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। और लूज कौन करता है? जो ऑक्साइज होता है, ठीक है। टर्मिनोलॉजी ये है कि जो भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। और नाम उल्टे होते हैं, जो ऑक्साइज हो रहा होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो एनीवेज, पहले तो खैर उससे कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कॉपर टू हाइड्रोक्साइड। कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज होते हैं। हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होता है
तो कॉपर ऑक्साइड प्लस वाटर बन जाता है, पानी बीच में से निकल जाता है। वो क्या, चूज अ मेटल फ्रॉम द अबव सीरीज। अब ये वो मेटल्स का आगे, ऑल्दो रीडॉक्स और इलेक्ट्रोलिसिस का नहीं है, तो वो रिकैप भी कर लें कि आपके पास तीन चीजें डिकम्पोज होती हैं। कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज होता है, तो मतलब मेटल कार्बोनेट, तो कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अगर नाइट्रेट को डिकम्पोज करोगे तो वो कॉपर ऑक्साइड प्लस 2NO2 प्लस प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर आप ना वो उसको कॉपर हाइड्रोक्साइड को डिकम्पोज करोगे तो आपके पास कॉपर ऑक्साइड और पानी बीच में से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कार्बोनेट्स, नाइट्रेट्स और हाइड्रोक्साइड्स डिकम्पोज होते हैं। ग्रुप वन के नाइट्रेट्स का थोड़ा सा इशू होता है कि वो डिकम्पोज ज्यादा मुश्किल से होता है। ग्रुप वन का जो नाइट्रेट होता है वो डिकम्पोज होने के बाद वो पूरी पूरी तरह डिकम्पोज नहीं होता। अगर ग्रुप वन का होगा ना, सर रुबीडियम है या सोडियम है, तो वो मुश्किल से डिकम्पोज होगा, और वो कम्प्लीटली डिकम्पोज होगा भी नहीं, उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बीच में बाहर निकल आएगा। तो वो कह रहे हैं कि चूज, अब शर्त ये कि जो अनरिएक्टिव होते हैं ना वो डिकम्पोज ज्यादा इजीली होते हैं। जो रिएक्टिव होते हैं ना वो जुड़े हुए रहना चाहते हैं, वो डिकम्पोज होना नहीं चाहते, ठीक है। दे डोंट लाइक टू डिकम्पोज। अनरिएक्टिव डिकम्पोज, अनरिएक्टिव के जो कंपाउंड होंगे वो ज्यादा इजीली डिकम्पोज होंगे। तो उसने कहा कि इनमें से बताओ कि जो डिकम्पोज नहीं होगा जिसको हीट, तो वो पहला है रुबीडियम है। ग्रुप वन है ना, इट्स द मोस्ट रिएक्टिव वन। वो सबसे मुश्किल से डिकम्पोज होगा, या वो फिर इट विल नॉट डिकम्पोज, ठीक है। ये क्लियर है। यस सर। फिर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द टर्म ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? दैट्स अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, दैट्स इट। एक्सप्लेन व्हाई पॉजिटिव आयंस इन द अबव इक्वेशन आर ऑक्साइजिंग एजेंट्स। तो ये पॉजिटिव आयन ऑक्साइजिंग एजेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि पॉजिटिव आयन जो होता है वो क्या कर सकता है, वो वापस बैकवर्ड मूव कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं, अब वो मजीद इलेक्ट्रॉन्स लूज तो नहीं कर सकते क्योंकि वो तो लूज कर चुके हैं। अब वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि पॉजिटिव आयन्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट रिड्यूस्ड। और नाम इनके उल्टे होते हैं। इफ दे आर गेटिंग रिड्यूस्ड तो उसका मतलब है कि दे आर ऑक्साइजिंग एजेंट्स, ठीक है। ऑक्साइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इट गेट्स रिड्यूस्ड। और फिर वो कह रहा है विच मेटल इन द सीरीज अबव डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। तो वो अ, ये अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो उसमें मैजेट मेटल्स बीच में होते थे, वो रिएक्ट करते थे। टॉप वाले एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते थे, ये जो एज से नीचे होते थे ये रिएक्ट नहीं करते थे, उसको डिस्प्लेस नहीं करते थे। तो इस केस में कॉपर और मर्करी जाएंगे, वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। और डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट व्हिच वुड कंफर्म द प्रेडिक्शन। तो डाल दो इनको एसिड में, मतलब ऐड कॉपर एंड Hg सेपरेटली, अच्छा सेपरेटली इनटू डाइल्यूट एसिड। तो आप सेपरेटली इनटू डाइल्यूट HCl ऐड कर दो। और अगर आप सेपरेटली ऐड करोगे तो क्या होगा? तो ये होगा कि उनको कुछ नहीं होगा। इफ यू ऐड देम सेपरेटली इनटू डाइल्यूट HCl तो नो बबल्स ऑफ H2 गैस विल बी सीन। मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस H2 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं बनाएंगे। अच्छा, विच मेटल इन द सीरीज अबव कैन फॉर्म अ नेगेटिव आयन व्हिच गिव्स द पिंक पर्पल सॉल्यूशन इन वाटर। तो इनमें से कौन सा जो है वो नेगेटिव आयन बनाता है? अच्छा, तो इसमें ना पर्पल जो होता है ना, आपको कलर अगर याद है, पोटेशियम मैग्नेट 7 जो होता है ना, KMnO4, वो पर्पल होता है उसका रंग। पर्पल टू कलरलेस होता है, अगर वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद है तो। यस सर।
तो वो MnO4, KMnO4 होता है, MnO4 - आयन होता है। तो ये पर्पल होता है। तो उसे पिंक पर्पल सोल्यूशन कौन बनाता है, और नेगेटिव आयन वो यही बनाता है। इसमें ये खुद पॉजिटिव आयन ही होता है, वो ओवरऑल आयन जो होता है वो नेगेटिव होता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि क्या होगा ये, अब ये ऑक्साइजिंग एजेंट है ना। इसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हमने एक पूरी केमिस्ट्री में दो ऑक्साइजिंग एजेंट्स पढ़े हैं। एक आपका ऑक्साइजिंग एजेंट जो है ना वो है, मतलब टोटल आपके पास दो ऑक्साइजिंग एजेंट्स हैं। तो इसको लिख भी लो के, और दोनों के कलर चेंजेस हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ी ना किसी ऑक्साइजिंग एजेंट की, तो वो या तो KMnO4 है, नंबर वन, और पोटेशियम मैग्नेट 7 पर्पल रंग का होता है और कलरलेस हो जाता है व्हेन इट रिएक्ट्स। अच्छा, तो इसका क्या होता है, इट्स पर्पल टू कलरलेस। नॉर्मली कंडीशंस जो होती हैं इसमें यूज, वो एसिडिफाइड एंड रीफ्लक्स, थोड़ा सा एसिड डालना पड़ता है, और हीट विद रीफ्लक्स, यानी ऊपर कंडेंसर लगाना पड़ता है ताकि चीजें इवेपोरेट ना कर जाए जब हीट कर रहे होते हैं। और सेकंड जो ऑक्साइजिंग एजेंट है वो है आपका, जो सेकंड है दैट्स K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट 6। उसका क्या कलर चेंज होता है, उसका होता है ऑरेंज, ऑरेंज टू ग्रीन। और इसकी क्या कंडीशंस होती है, कंडीशंस होती हैं मतलब सेम होती हैं एक्चुअली, सेम कंडीशंस, ठीक है। और दो रिड्यूसिंग एजेंट्स भी याद रखते हैं, जो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर किसी ने कल रिड्यूसिंग एजेंट मांगा तो आपको पता होना चाहिए आपने ये लिखना है। सबसे अच्छा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ना वो तो है पोटेशियम आयोडाइड, नंबर वन। किया है जिसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं, ठीक। तो इसको पोटेशियम आयोडाइड कहते हैं। और इसका जो रिजल्ट होगा वो होगा कि सोल्यूशन अब टर्न्स ब्राउन। तो वो कलरलेस है ना, ब्राउन हो जाएगा क्योंकि आयोडीन बनना शुरू हो जाता है इसके अंदर। क्योंकि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना वो खुद ऑक्साइज होता है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता ना कलरलेस टू ब्राउन, ठीक है। वो इसलिए कि वो जो I-1 है ना वो ऑक्साइज हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बन जाता है आयोडीन, ठीक है। तो रिमेम्बर, रिड्यूसिंग एजेंट जो होता है वो खुद ऑक्साइज होता है, ठीक है, इट गेट्स ऑक्साइज इटसेल्फ। तो KI बड़ा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और एक और रिड्यूसिंग एजेंट बड़ा अच्छा है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। उसकी खैर ऑब्जर्वेशन कोई नहीं है। इसका बस ये याद रखना कि ये उसमें डालते हैं। एक तो याद रखना इट्स रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरा ये कि इसके थोड़े वो यूजेस पता होने चाहिए। सल्फर डाइऑक्साइड इज यूज्ड टू ब्लीच वुड पल्प। और एक और है कि इट्स यूज्ड टू ब्लीच वुड पल्प। और एक और है कि जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है ना वो उसको आप इस्तेमाल करते हो उसमें, एक और यूज था इसका, हाँ, फूड कंटेनर्स में, टू किल बैक्टीरिया। मतलब एक तो वो एसिडिक गैस है ऊपर से, लेकिन इट्स अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल, ठीक है। रिमेंबर, ऑक्साइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है।
तो वो कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट यू वुड ऑब्जर्व व्हेन जिंक को ना KMnO4 यानी एक ऑब्जर्वेशन क्या होगी जब उसको स्प्रिंग पर्पल यानी KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं। तो KMnO4 क्या है? इट्स एन ऑक्साइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो जिंक की बात कर रहे हैं, जिंक मेटल की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो चीजों को ऑक्सीडाइज करता है। तो इसका मतलब है ये जो है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज का क्या मतलब होता है? इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट वुड यू ऑब्जर्व? व्हाट वील ऑब्जर्व इज ये जो आपका जिंक है ना, दैट विल टर्न इनटू जिंक आयंस एंड इट विल लूज टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली हम ऑब्जर्व नहीं कर रहे होंगे, उसने क्या ऑब्जर्व क्या करोगे? तो पहली चीज है कि KMnO4 इज एन ऑक्साइजिंग एजेंट। व्हाट इट विल डू इज इट विल ऑक्साइज जिंक। ये क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब लेकिन दूसरा जो सेकंड पार्ट है ना, दैट इज के तो उसने लिखा है ऑब्जर्व क्या करोगे। तो KMnO4 जब भी रिएक्ट करता है क्या ऑब्जर्व होता है, वो भी हमने लिखा था। पर्पल टू कलरलेस, ठीक है। ये KMnO4 क्या ऑब्जर्व करोगे? इट्स द सॉल्यूशन वुड टर्न फ्रॉम पर्पल टू कलरलेस, दैट्स इट। तो बताओगे सोल्यूशन जो ना पर्पल था लेकिन अब कलरलेस हो गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, solution of zinc sulfate is electrolyzed। वो कह रहे हैं electrolysis is similar to that of copper 2 sulfate with inert electrodes। जब वो इस तरह की बात करता है ना, तो आपने बेसिकली कॉपर 2 सल्फेट का ही इलेक्ट्रोलिसिस करना है। बस वो एंड में ना कॉपर की जगह जिंक कर देना, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट का मैं बस वो एंड में ना कॉपर की जगह उसको जिंक कर दूंगा। कॉपर सल्फेट में क्या होगा? कॉपर आयंस होंगे, सल्फेट आयंस होंगे, और क्या होता है? पानी से H+1 होगा और OH आयंस। उधर बैटरी इलेक्ट्रॉन देगी कैथोड पे, इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा? जो लेस रिएक्टिव होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर बॉटम पे है, तो कॉपर आयंस आर द वंस दैट आर गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, और वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कॉपर, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो उसका क्या था, रूल क्या था कि इट्स ऑलवेज OH आयंस अनलेस वो हैलाइड कॉन्सेंट्रेटेड ना हो। तो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी OH आयन। OH आयन की इक्वेशन क्या होती है वो आपको याद रखनी है, 4 OH आयंस। वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एंड दे लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो सोल्यूशन में क्या चीज चलेगी? कॉपर आयंस चले गए, OH आयंस चले गए। पीछे क्या रह गया? पीछे H+1 और SO4 रह गया। यानी इसका मतलब है सल्फ्यूरिक एसिड रह गया पीछे, ठीक है। तो आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, उसने राइट द इक्वेशन ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, वो हमने लिख ली है। इसकी इक्वेशन दो OH आयन वाली, वो भी लिख ली है। इलेक्ट्रोलाइट किस में चेंज हो गया? इट चेंजेस टू सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, ये वो सेल वाला आ गया। मार्क ऑन द अबव डायग्राम द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, वो से नेगेटिव, याद रखना नेगेटिव वाला मोर रिएक्टिव होता है। क्योंकि नेगेटिव वाला जो होता है वो मोर मोर रिएक्टिव उसको नेगेटिव कर देता है। मोर रिएक्टिव जो होता है उसकी ज्यादा टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा जमा हो जाएंगे। तो अब वैसे ही पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अच्छा, मार्क वो तो हमने कर लिया। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर माई मोर रिएक्टिव इज ऑलवेज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब उसे पूछा भी यही है। तो आप बताओगे कि भाई वो मोर रिएक्टिव जो है ना इजीली गेट्स ऑक्सीडाइज, बट टेक्निकल टर्म यूज करें ऑक्सीडाइजेस, यानी लिख लो ब्रैकेट में लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। तो हेंस और इक्वेशन भी दे दो कि भाई वो जिंक जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो हेंस मोर इलेक्ट्रॉन्स उधर जमा हो जाते हैं, अक्यूमुलेट ऑन द जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। इज दिस क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. इसका देख भी लेते हैं, 2 मार्क उसने किस तरह डिवाइड किए हैं, किधर गया है। ये तुमने कर लिया था। ये भी हो गया था, इस अगला वाला। वो रिएक्टिव जिंक, एक तो वो लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वो हो गया 1 मार्क, और दूसरा मार्क है मोर रेडली। चलो ठीक है, वही लिखा हुआ है, हमने लिखा है मोर रेडली। हाँ, इजीली लिखा हुआ उसका मतलब है, बस ठीक है, वो मोर रेडली रेडली उसका मतलब है, तो वो लिखा हुआ है। अच्छा, अगेन सेल के अंदर, ठीक है, रिमेंबर जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जिंक जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है लेड से। मैग्नीज जो है वो भी ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, लेकिन लेड जो है ना वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो जिंक और मैग्नीज जो है ना वो है, मैग्नीज मेरे ख्याल से एमएन होता है, वो ज्यादा रिएक्टिव है लेड से, और लेड जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो व्हाट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ दीज फोर मेटल्स कैन बी डिड्यूस, मतलब यही डिड्यूस कर सकते हो। इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे ख्याल से इन दोनों के बारे में, इन दोनों में नहीं पता कि, तो से वही कहा, व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी ऑफ दीज फोर मेटल्स। तो आपको ना एक जिंक और मैग्नीज का ना सेल होना चाहिए आपके पास। तो इसका आंसर ये होगा कि क्रिएट अ सेल विद मैग्नीज एंड जिंक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ताकि उसमें पता लग जाए कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है। इज दैट क्लियर? तो इसमें 2 मार्क किस बात Yes, के थे? sir. बस उसी के मार्क के थे। और उसने 2 ऑप्शंस दिए में, एक तो वो है कि, अच्छा उसने नीज का मार्क दिया था, हमारा गलत होगा। हमने खाली लिखा था कि मैग्नीज और जिंक का सेल होना चाहिए, उसके हमें उसकी पोलैरिटी पता होनी चाहिए स्पेसिफिकली, सेल होने का तो कोई फायदा नहीं है। पोलैरिटी पता होगी ना तब जाके हमें पता लगेगा कि दोनों में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये हमारा मार्क जाया हो गया, क्योंकि खाली ये नहीं लिखना था कि सेल होना चाहिए, वी शुड नो द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नीज जिंक सेल। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो और एक और कर लेते हैं। क्लोरीन इज मेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ concentrated aqueous NaCl. Describe this electrolysis, write ionic equation for the reactions at the electrodes and name the sodium compound. तो ये वो NaCl वाले इलेक्ट्रोलिसिस है जो हमने पहले भी किया था, कॉन्सेंट्रेटेड उसने, और 5 मार्क है, उसने सब कुछ कहा है, लिखो बैठ के। उसने डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोड्स, तो ये इधर हमने किया भी था, कहाँ गया, कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, कहीं किया था हमने, ये था, हाँ, ये था कि अगर आप NaCl कॉन्सेंट्रेटेड यूज करोगे, Na और Cl और H और OH, ठीक है, ये आयंस है, इधर कौन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इधर एच गेन करेगा, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम पे है, तो वो गेन करेगा, कलरलेस गैस बबल्स बनेंगे। अब सारी बातें लिखो, ये 5 मार्क्स है, कोई चीज मिस नहीं कर सकते। और जब भी कॉन्सेंट्रेट होता है तो हमेशा ओ एच आयन होता है, एक्सेप्ट व्हेन हैलाइड्स आर कॉन्सेंट्रेट, तो सी एल आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ग्रीनिश शेल और गैस बबल्स बनेंगे। सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, सीएल और एच चला जाएगा, तो एन और ओ एच पीछे रह जाएंगे, तो आपका सोल्यूशन जो है वो एल्कली बन जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे आपने 5 मार्क में ये सारी बातें लिखनी है, जो कि 5 मार्क उसने किस तरह डिवाइड किए हैं, वो बताया कि NaOH बना है सोल्यूशन में, हाइड्रोजन और क्लोरीन और उनकी इक्वेशन दे दी है, और वो बता दिया कि एनोड है और कैथोड है, ठीक है। तो बस वो 5 मार्क्स मिल जाएंगे, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ये कर लेते हैं। मैं थोड़ा इसका ना स्केड्यूल जो है इस क्लास का ना वो थोड़ा सा चेंज करूँगा, मैं फिर इसमें ना ग्रुप में ना अपडेट करूंगा, हम थोड़ी इसको पास पेपर क्लास बना देंगे, ठीक है। क्लियर है कोई? Sir, can you send the recording of this class as I joined late? ठीक है, वो मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मैं अपलोड करता हूँ। चले, ओके, अल्लाह हाफिज। Thank you, Allah sir. Hafiz. Allah